पोर्शन जो है इसका सबकुटेनियस है, जहाँ पे इसको कैनुलेट किया जाता है, और यहाँ से सिर्फ ब्लड कैरी करने के लिए ये पोर्शन जो कि राइट एट्रियम तक जा रहा है। दिस इज हीमोडायलिसिस रिलायबल आउटफ्लो ग्राफ्ट। अब आपने ग्राफ बनाने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एवेलुएट हिज आर्म जो है, पर आर्म जो है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एवीएफ, तो आपके पास क्या है, वीनस ल्यूमिनल डायमीटर इक्वल टू और मोर देन 2.5 mm फॉर एवीएफ, और 4 mm से ज्यादा या इक्वल टू 4 mm फॉर द एवी ग्राफ। एब्सेंस ऑफ सेगमेंटल स्टेनोसिस, ठीक है। कंटिन्यूटी विद द डीप वेनस सिस्टम इन द अपर आर्म, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेनस जो है उनका कंटिन्यू है विद द डीप वेनस, कि कोई एडिमा वगैरह नहीं है बाजू में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एप्सिलेटरल सेंट्रल वेन एक्लूजन और स्टेनोसिस, अगर वो एप्सिलेटरल सेंट्रल वेन एक्लूजन या स्टेनोसिस होगी तब भी बाजू का एडिमा होगा। आर्टीरियल सिस्टम के लिए आर्टीरियल डायमीटर 2 mm या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दोनों बाजू में ब्लड प्रेशर का डिफरेंस 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट और लेफ्ट आर्म में प्रेशर का डिफरेंस 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पामर आर्च शुड बी पेटेंट। ये आप कैसे देखोगे कि पामर आर्च पेटेंट है कि नहीं है क्लिनिकली? एलेंस टेस्ट से पामर आर्च को आप इवेलुएट करोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस जो है, ये साइड टू साइड है, आर्टरी की भी साइड और वेन की भी साइड, ठीक है। इसमें फ्लो भी ज्यादा मिलती है क्योंकि आर्टरी से भी ब्लड आ रहा है और इधर से वेन से भी ब्लड आ रहा है, तो हाईएस्ट फ्लो है, इजी है टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और रिस्क ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर के ये वाला फिस्टुला जो है इसमें हाई आउटफ्लो हो सकता है। फिर एंड टू साइड, के आर्टरी का एंड वेन की साइड, ये क्यों करते? एक तो ये आर्टरी से ब्लड जहां पे आएगा तो टर्बुलेंस नहीं होगी, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती, क्या दूसरा क्या होगा, स्टील सिंड्रोम नहीं होगा। ये आर्टरी को लगेट कर दिया तो ये आर्टरी यहां ब्लड जो है ये वो सक नहीं करेगा, हैंड के ब्लड से उसको सक नहीं करेगा, तो स्टील सिंड्रोम अनकॉमन। मगर अगर जरा भी इस वेन में प्रॉब्लम है तो ये जो ब्लड इधर से आ रहा है दैट कुड गो टू दिस साइड, और वीनस हाइपरटेंशन यहां पे हो सकती है, आपका थंब का स्पेशली एडीमा हो सकता है, बिलू थंब सिंड्रोम कहते हैं वो इसके साथ, और इसके साथ कॉमन है जब बजाय ब्लड इधर से इधर जाने के ब्लड इधर से इधर चला जाएगा तो ये वीनस हाइपरटेंशन हो जाएगी, वीनस रिटर्न हैंड से डिफेक्टिव हो जाएगी जिसकी वजह से वीनस एडीमा हो जाएगा, और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन की वजह से बिलू हो जाएगा, तो बिलू थंब उसको कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस, ठीक है। एंड साइड टू एंड, आर्टरी की साइड है और वेन का एंड है, ठीक है। और उसके बाद ये एंड टू एंड है, तो इनकी ये वीनस हाइपरटेंशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है, और स्टील भी कम होगा, मगर इससे फ्लो कम मिलती है क्योंकि ये वेन से जो इनपुट थी वो आपके पास खत्म हो जाती है। तो परमानेंट वास्कुलर एक्सेस के लिए आपने पहले हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, और अगर वहाँ कोई डाउट्स हो तो डोप्लेक्स यूएसजी, अल्ट्रासाउंड, और फिर भी अगर डाउट हो तो सेंट्रल वेन की वैल्यूएशन एंजियोग्राफी वगैरह से करनी पड़ती है। हिस्ट्री में पहला नंबर कि डोमिनेंट आर्म कौन सा है, जो पेशेंट से पूछना है आपने कि राइट हैंडेड हो लेफ्ट हैंडेड। प्रीवियस सेंट्रल वेन कैथेटर प्लेसमेंट है
कि नहीं है, सेंट्रल वेन कैथेटराइजेशन हुई है पहले, तो चांसेस ऑफ सेंट्रल वेन थ्रोम्बोसिस या स्टेनोसिस ज्यादा हो जाते हैं। परमानेंट पेसमेकर डला हुआ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है, सीवियर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या मेलिग्नेंसी है, लिमिटिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्योंकि अगर आपने फिस्टुला बनाते हो तो 6-8 हफ्ते तो लगने ही है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ना हो पेशेंट की तो फिर इसका फायदा बनाने का क्या है। जी। आर्म और नेक या चेस्ट में ट्रामा की हिस्ट्री है या कुछ सर्जरी हुई है, और नेक्स्ट इसके भी एंटीसिपेटेड लिवर डोनर ट्रांसप्लांट, लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन है कि यार 3-4 हफ्ते में हो जानी है, तो उस सूरत में भी एवीएफ बनाने की लॉजिक नहीं बनता, चूंकि उस वक्त तक फिस्टुला मैच्योर नहीं होना जब पे ट्रांसप्लांट हो जाना है। जी। फिजिकल एग्जामिनेशन पे, आर्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए पेरिफेरल पल्सेस। पल्सेस देखनी है, आपका वॉल्यूम, जी। वॉल की थिकनेस जो है, पल्स प्रेशर, एलन टेस्ट, और दोनों तरफ ब्लड प्रेशर जो है। वीनस सिस्टम में एडीमा देखना है, दोनों आर्म्स को कंपेयर करना है, ठीक है, कि अगर किसी तरफ एडीमा होगा तो आर्म की स्वेलिंग होगी। कोलेटरल वेन देखनी है, अगर स्टेनोसिस वगैरह होगी या थ्रोम्बोसिस होगी सेंट्रल वेन की तो कोलेटरल वेन्स हो सकती। ठीक है। टूनी के अप्लाई करना है हाई अप, और वो देखना है कि वेन डिस्टेंड होती है कि नहीं होती, ठीक है। ठीक अगर है। वेन का डायमीटर टूर्नी के लगाने से 50% से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो गुड चांस होगा कि एवी फिस्टुला आपका सक्सेसफुल हो। सर्जरी और ट्रामा के लिए एग्जामिन करना और हार्ट फेलियर के लिए एग्जामिन करना। और ये पहले भी बता चुके हैं कि मिनिमम वेन साइज इज इक्वल टू 2.5 आरटी का, और आरटी का 2 mm तक हो सकता है, ठीक है। और वीनस डायलेशन इंक्रीज इंटर बाई 50% अगर टूने के लगाया है तो ये अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगा। सिलेक्शन सबसे पहले एवीएफ की, अगर एवीएफ नहीं बन सकता तो फिर ग्राफ और पब कैथ इज द लास्ट ऑप्शन। जी सर। लोकेशन जितना डिस्टली ऑप्शन हो सके वो बनाना है, ताकि स्नफ बॉक्स या रिस्ट में पहले वो फेल हो जाए, ताकि अगर फेल हो जाता तो फिर उसके ऊपर साइट जो है अवेलेबल हो, तो जितना डिस्टल हो सके उतना। और दूसरा एवीएफ फर्स्ट चॉइस, नेक्स्ट इज दी एवी ग्राफ्ट, और पर्म कैथ लास्ट। एवी फिस्टुला बनता है जब तो क्या होता है, हेमोडायनामिक फोर्सेस ट्रिगर वास्कुलर रीमॉडलिंग, ब्लड फ्लो इंक्रीजेज इन दी एवीएफ, जो वेन में इंक्रीज करेगी ब्लड फ्लो, जिस वक्त डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आरटी के साथ। shear and hoop stress inside the AVF increases, और वेन की डायलिटेशन हो जाएगी एंड वेसल वॉल की थिकनिंग होगी, जिसको क्या कहते हैं, आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द वेन जो है। नॉर्मली वेन इज नॉट पेल्पेबल, एवीएफ में जब वेन आर्टीरियलाइज हो जाएगी इट विल बिकम पेल्पेबल। एवी ग्राफ्ट इंसर्शन के बाद आप 24 to 72 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हो। समटाइम्स पीपल रिकमेंड के भी 2 हफ्ते कम से कम दें, मगर दोनों की सूरतों में पेटेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप 72 आवर्स में यूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया के मैच्योर एवीएफ का, एवी ग्राफ्ट अपने एवी फिस्टुला बना हुआ है, आपने डिसाइड करना है कि ये मैच्योर हो गया कि नहीं, इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 क्या है कि 6 वीक्स हो गए हैं ड्यूरेशन, ब्लड फ्लो इज अबाउट 600 ml पर मिनट, 6 mm सरफेस से नीचे है या 0.6 सेंटीमीटर या 6 mm, और वेसल का डायमीटर एटलीस्ट
6 mm है, 6 mm से ज्यादा है या 0.6 सेंटीमीटर से। ठीक है? तो एग्जामिनेशन पे क्या करना है? लुक लिसन एंड फील। आई इस्तेमाल करनी है, इंस्पेक्शन पहले नंबर पे, उसके बाद ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, पहले फिंगर वाला काम तो करना और फिर उसकी पैल्पेशन। पेल्पेशन। ये ऑर्डर थोड़ा सा रूटीन एग्जामिनेशन से चेंज हो गया है। ठीक है, आमतौर पर आपकी इंस्पेक्शन, पेल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन होती है, मगर फिस्टुला के एग्जामिनेशन में रिकमेंडेड इज इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन और उसके बाद आप पेल्पेशन। ये क्यों? फिस्टुला की पेटेंसी का कैसे पता चलता है आपको? सर ब्रूई से। हम्म? ब्रूई से। ब्रूई और थ्रिल से। थ्रिल पेल्पेट करते हो, ब्रूई सुनते हो, ब्रूई और सुनते दोनों में से सेंसिटिव ज्यादा कौन सा हुआ? ब्रूई। ब्रूई सेंसिटिव है ज्यादा। और ऑस्कल्टेशन पहले इसलिए रखी है कि अगर आपको ब्रूई नहीं सुनाई दे रही जी बिल्कुल। तो बाद वाला एग्जामिनेशन फायदा नहीं है उसका। फायदा कोई नहीं। पहली बार पे मैं काम करूँ। इंस्पेक्शन में क्या करना है? लुक फॉर स्कार्स। जी। वो क्यों? कि ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का फिस्टुला है। रेडियो का फैलिक है ब्रेक तो रिस्ट पे स्कार होगा, ब्रेकियो का फैलिक है तो अपर आर्म में होगा, और अगर ट्रांसपोज बेसिलो बेसिलिक है, ब्रेकियो बेसिलिक है तो अपर आर्म में स्कार होगा। तो और वो स्कार जो है लॉन्ग स्कार होगा एक्सटेंडिंग टू दी एक्सिला। तो स्कार से आपको पता चलेगा कि मोस्ट लाइकली किस टाइप का फिस्टुला है। बाकी भी आते हैं पेल्पेशन पे। पेल्पेशन फॉर द होल लेंथ ऑफ द वेन, पल्स फील करनी है, जी। सरफेस फील करनी है, टेम्परेचर देखना है, टेंडरनेस देखनी है, इंट्रावास्कुलर प्रेशर फील करना है, वेन की वॉल थिकनेस फील करनी है, और थ्रिल देखनी है। ठीक है, जी। उसके बाद आउटफ्लो की असेसमेंट करनी है, इनफ्लो की असेसमेंट करनी है, और एक्सेसरी वेन के लिए एग्जामिनेशन करना है, विच इज सिक्वेंशियल अक्लूजन टेस्ट करना है, उससे पहले ऑगमेंटेशन टेस्ट करना है। पेल्पेशन के लिए यूज सिंगल फिंगर या 2 फिंगर से। ठीक? और थ्रिल के लिए पाम यूज करना है, थ्रिल है तो नहीं है उसके लिए पाम यूज करना है, अदरवाइज पल्स फील करने के लिए और सरफेस टेम्परेचर टेंडेंस वगैरह देखने के लिए आपने फिंगर यूज करनी है। आउटफ्लो असेसमेंट के लिए क्या करना है? यही सबसे मुश्किल है। आउटफ्लो ठीक है कि नहीं? आर्म रेजिंग टेस्ट, विल कम बैक टू दैट। आर्म रेजिंग टेस्ट जो है आउटफ्लो असेसमेंट से, तो रीडिंग टेस्ट और करना है। इनफ्लो के लिए ऑगमेंटेशन टेस्ट करना है कि यहाँ पे प्रेस करना है, और फिर ये देखना है कि यहाँ इस जगह पे कितना वेन डायलेट हुई है और कितना प्रेशर उसमें ज्यादा फील होता है, कितनी पल्सेशन बड़ी है। तो ये वाला जो प्रेशर या ऑगमेंटेशन होगी जितना, उसका मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इनफ्लो जो है। अगर इनफ्लो सही नहीं है तो ये ऑगमेंटेशन नहीं होगी, यहाँ वेन का साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसकी पल्सेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सिक्वेंशियल टेस्ट में क्या करते हैं? इसी तरीके से अगर आपने यहां से प्रेस किया है, यहां थ्रिल खत्म हो गई, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्टिंग। यहां प्रेस किया, यहां यहां से प्रेस किया तो यहां थ्रिल खत्म हो गई। जी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इस पॉइंट पे कोई कि फ्लो इस तो नहीं एरिया है, में एक्लूजन यहां नहीं है। आपने प्रेस किया, उस और एरिया और फिस्टुला के दरमियान कोई एक्सेसरी वेन नहीं है। ठीक
कोई कोलैटरल वेन नहीं है, ठीक है। अगर आपका यहाँ, उसके बाद आपने सिक्वेंशली ऊपर चले जाते हो, यहाँ तक, यहाँ प्रेस करके देखा, फिर भी थ्रिल डिसअपीयर हो गई, तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में कोई भी कोलैटरल या एक्सेसरी वेन नहीं है। यहाँ रख, अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे प्रेस करता हूँ, तो थ्रिल को क्या होगा? नॉर्मल वो नहीं ठीक रहेगी, वो हैं? खत्म नहीं होगी सर। खत्म नहीं होगी, क्योंकि ब्लड जो है कोलेस्ट्रॉल है इस साइड से फ्लो हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आपकी एक्सेसरी वेन देखने के लिए, उसकी जरूरत क्यों, एक्सेसरी वेन क्यों देखनी है? थ्योरेटिकली जब फिस्टुला कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक्सेसरी वेन कोई हो तो उसको शुड बी लाइगेटेड। ठीक है, वजह उसकी क्या है? फ्लो का अगर आपकी एक्सेसरी वेन भी है तो ब्लड आपका फ्लो जो है डिवाइड हो जाएगी, इसमें भी जाएगी, एक्सेसरी वेन में से भी जाएगी, जिसकी वजह से ये फिस्टुला मैच्योर होने में टाइम लेगा या मैच्योर नहीं होगा प्रॉपरली। इस तरीके से अपने सारी फिस्टुला को पैल्पेट करना है, और उसके बाद ऊपर तक जहां तक वेन नजर आती है या थ्रिल फील होती है, अपने फिस्टुला फील करना है। टेम्परेचर वार्म है अगर तो पॉसिबल इन्फेक्शन है, कोल्ड है तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। थ्रिल जो है आपने फील करनी है वो भी स्टार्टिंग एट दी एनास्टोमोसिस में, और ऊपर तक जहां तक फील होती है आपने जाना है। अगर आपको फिस्टुला से एक्सिला तक फील होती है, दैट मींस बहुत अच्छी फ्लो होगी, ठीक है। अगर आप फील कर रहे हो फिस्टुला को, तो सडनली देयर कुड बी ए डिप, जो है साइज जो है वेन का डिक्रीज हो सकता है, कुड बी ड्यू टू स्टेनोसिस जो है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी? अगर स्टेनोसिस है, ठीक है, अगर स्टेनोसिस है कहीं फिस्टुला वाली वेन में, उससे क्या होगा कि फिस्टुला, जिस जगह स्टेनोसिस है जहां पे, वहां तो थ्रिल नहीं होगी, थ्रिल होगी, जहां पे पल्स की तरह स्टेनोसिस से होगी वीक होगी बहुत। वहां पे थ्रिल होगी, अगर ये पार्शियल स्टेनोसिस है, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। मगर स्टेनोसिस पे जो थ्रिल होगी वो फिस्टुला से ज्यादा होगी। अगर कंप्लीट स्टेनोसिस है तो फिर थ्रिल विल डिसअपीयर ठीक है, और यू विल फील द पल्स ओनली। नॉर्मल फिस्टुला में पल्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, मिनिमम पल्स जो है बहुत ही डिक्रीज वॉल्यूम होता है। मगर अगर आउटफ्लो पे स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन है तो पल्स विल बिकम मोर प्रोमिनेंट जो है, और थ्रिल जो है आपकी कम होती जाएगी, पल्स बढ़ती जाएगी। अगर कंप्लीट स्टेनोसिस है तो थ्रिल विल बी एब्सेंट और पल्स विल बी मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। और ये स्टेनोसिस में भी आइडेंटिफाइड एज नैरोड एरिया, इसलिए कहा कि सरफेस फील करनी है अपने फिंगर पे, अनास्टोमोसिस से लेके अलोंग दी होल लेंथ, तो किसी एक जगह पे आपको नैरो जगह फील होगी, तो दैट कुड बी पॉसिबली स्टेनोसिस। साइज, डेप्थ, डायमीटर एस्टिमेट करना है वेन का, और स्ट्रेट सेगमेंट देखनी है आपने वेन की कितनी है। ये अपने रूल ऑफ 6 में 4 क्राइटेरिया देखे थे, 6 6 6 6 के, और पांचवा भी क्राइटेरिया बाज़ औक़ात यूज करते हैं कि स्ट्रेट लेंथ जो है आपकी, जिसको कैलकुलेट कर सको, दैट शुड बी एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। टार्चुअस नहीं होना चाहिए वेन जो है, और कम से कम 6 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लेंथ होनी चाहिए, पॉसिबल जो है कैलकुलेशन साइट देखने के लिए। अब इंस्पेक्शन आपने करनी है ये कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए। आपने फिस्टुला की साइट एनास्टोमोसिस से लेके ये 5 10 8 10 सेंटीमीटर तक, उसके बाद डिस्टल टू फिस्टुला
जिसमें अपर आर्म भी और अपर चेस्ट भी, नेक भी शामिल है, और डिस्टल टू एवीएफ के यहाँ फिस्टुला बना हुआ है, उससे डिस्टल भी एग्जामिन करना है। ये तीनों सेगमेंट को आपने सेपरेटली एग्जामिन करना है। चेंज इन दी एक्सेस, इस एरिया में क्या हो सकता है? रेडनेस हो सकती है, एनी पस ड्रेन कर सकती है, एब्सेस हो सकता है, कैनुलेशन साइट को देखना है कि उसमें से कोई पस तो नहीं निकल रही, कोई एनोरिज्म या सूडो एनोरिज्म तो नहीं बना हुआ, वेसल की साइज और शेप कैसी है, टार्चुअस है, इरेगुलर है, ठीक है, सूडो ट्यूमर है, ये क्या चीजें देखनी है, और कोई इन्फेक्शन का साइन है कि नहीं है। नीचे आपने इस जगह पे बिलो दी देखना है कि स्किन का कलर नोट करना है, ठीक है, कोई कलर चेंज तो नहीं हुआ, रेड है या ब्लू हो गया है, एडिमा देखना है, कलर ब्लू या पर्पल देखना है, अल्सरेशन गैंग्रीन देखनी है, कोई हीमोटेमा देखना है, ब्रूज देखनी है, वो आपने यहां भी देखनी है। और उसके बाद ये हैंड का एरिया और ये वाला एरिया सेंट्रल, सॉरी, ये सेंट्रल एरिया यहाँ से यहाँ तक का देखना था, और फिर हैंड का देखना है कि इसमें कोई एडीमा है, वीनस हाइपरटेंशन का, ब्लू थंब जैसे मैंने कहा है, या स्टील सिंड्रोम की वजह से हैंड का इस्कीमिया हो रहा है, वो आपने देखना है। तो बाजू में आपने यहां से अगर शुरू करते हो, हाथ में इनका कलर, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एनी अल्सरेशन, कोई गैंग्रीन यहाँ पे, उसके बाद इस एरिया में आ गए, यहाँ स्किन कलर, एडीमा, कोई हिमेटोमा, कोई ब्रूजिंग, ठीक है, और फिर कोई पस, एब्सेस, कैनुलेशन साइट को, कोई एनोरिज्म को, वेसल साइज वगैरह, और यहाँ भी आपने देखना है, कोई एडीमा वगैरह देखना है, कोई हिमेटोमा देखना है, ठीक है। और इस एरिया में भी बाज़ अगर सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस है तो यहाँ भी आपके पास कोलेटरल वेन प्रोमिनेंट हो सकती है इस जगह पे भी, और इस जगह पे भी ब्रूई आपको सुनाई दे सकती है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए वही चीजें जो भी बात की हैं आपने, कि देख ली हैं, स्टेनोसिस इस तरह से अगर वीनोग्राम करवाते हो तो ये आपको स्टेनोसिस नजर आई है, और अगर आप सरफेस को ऐसे फील कर रहे थे, यहाँ पहुंचते पहुंचते सडनली आपको डिप मिलेगा, और उसके बाद फिर वेन डायलेट हो जाएगी। यू कैन फील दिस एरिया स्टेनोसिस का बगैर वीनोग्राम के भी। ये नर्वोन का थ्रिल में सडन चेंज हो जाए नेचर उसकी, वेन नैरो हो जाए तो थ्रिल हो सकती है। नॉर्मली एवी फिस्टुला जो बना हुआ अच्छा एवी फिस्टुला है, तो थ्रिल की टाइमिंग क्या होती? हेलो, जी सर। थ्रिल जी की सर। टाइमिंग क्या होती है नॉर्मल ईपीएफ में? सर बीच के साथ आती है। दोनों सिस्टोलिक भी सिस्टोलिक होता है फेज और डायस्टोलिक और भी होती डायस्टोलिक है, भी होती है। दोनों होती हैं। और अगर स्टेनोसिस हो गई है, पार्शियल स्टेनोसिस है, तो इट कुड बी तो सिस्टोलिक स्टिल होगी। ओनली सिस्टोलिक, डायस्टोलिक नहीं रहेगी। तो उसको फील करना है अपने थ्रिल को, और पल्स फील करनी है कि पल्स ज्यादा डोमिनेंट है या थ्रिल डोमिनेंट है। दोनों में जी। डिफरेंशिएट कर सकते हो आप जी थ्रिल सर। और पल्स में। जी। पेन को फील कर रहे हो, पल्स फील कर रहे हो जहां पे, तो ये सॉफ्ट होगा, कंप्रेसिबल होगी वेन की। अगर कहीं से आगे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इस वेन वुड बी कंप्रेसिबल। अगर यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई है तो ये एरिया क्या होगा? हाइपरपल्सिबल। पल्सेटाइल हो जाएगा। हाइपर पल्सेटाइल, पल्स जो है ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू थ्रिल, मगर इस एरिया में यहाँ पे थ्रिल आपकी प्रोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वेन है, और उसके बाद ये ग्रेश एरिया सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि थ्रिल आ रही है इस पे ना, ठीक है। इसको फिंगर से प्रेस किया, यहाँ पे एक फिंगर से प्रेस किया और दूसरी फिंगर से
दूसरे हैंड की फिंगर से इस एरिया को फील किया। ये ऑगमेंटेशन टेस्ट है जो आपने करना है। क्या हुआ, वेन का साइज ये था इंक्रीज हो पहले, गया, अब इंक्रीज हो ये गया। हो गया। जी बिल्कुल। तो साइज ये तकरीबन डबल हो गया उससे। इसका मतलब है कि ऑगमेंटेशन हो गई। दैट मीन्स इनफ्लो प्रॉब्लम नहीं है, इनफ्लो ठीक है। जी यहां को वेन को एक्लूड कर दिया तो यहां क्या होगा, थ्रिल एब्सेंट हो जाएगी और पल्स जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी, और वो भी इंडिकेट करेगी कि यहाँ कोई इस जगह पे कोई एक्सेसरी वेन नहीं है। ठीक है, ऑगमेंटेशन टेस्ट ये है कि यहाँ पे प्रेस किया, जिल्द को, स्किन को ऑक्लूड करने की कोशिश की, और वेन का डायमीटर फिस्टुला की साइड पे, फिस्टुला पे और फिस्टुला के 2-3 सेंटीमीटर आगे तक वो आपने देखना है कि पहले से डबल हो गया कि नहीं। ठीक है, और पल्स जो है प्रोमिनेंट हो गई कि नहीं। जितनी ज्यादा स्ट्रांग पल्स होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटफ्लो। अगर पल्स वीक है प्रेस के बाद भी, इसका मतलब कि इनफ्लो भी कम है। दैट मीन या तो आर्टीरियल प्रॉब्लम है या जक्स्टा एनास्टोमोसिस थ्रोम्बोसिस है, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस जो है ये है। ठीक है, जक्स्टा एनास्टोमोसिस कहते हैं कि एनास्टोमोसिस के 2-3-4 मिलीमीटर आगे तक जक्स्टा ग्लोमेरुलर साइट पे थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन। अगर आप यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो सकती है या आर्टीरियल फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये ऑगमेंटेशन टेस्ट है। जी थ्रिल को भी इसी तरह यहाँ पे स्टिनोसिस थी। ठीक है, तो सिर्फ स्टिनोटिक एरियाज में लोकलाइज होगी और स्ट्रांग होगी थ्रिल। यहाँ पे थ्रिल स्ट्रांग होगी। ठीक है, और यहाँ पे पल्स स्ट्रांग हो सकती। यहाँ पे अगर स्टिनोसिस है, जक्स्टा एनास्टोमोसिस, जक्स्टा एनास्टोमोसिस, तो वो वाली जो एनास्टोमोसिस के ऊपर आपने फील कर रहे हो, तो वहां पल्स भी इंक्रीज होगी मगर थ्रिल डिक्रीज हो जाएगी। थ्रिल इंडिकेट फ्लो जो है फ्लो जो है, ब्लड फ्लो की है। कितनी हो रही है। जी तो अगर सिनोसिस होगी, फ्लो कम होगी, तो थ्रिल डिक्रीज हो जाएगी और पल्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये जक्स्टा एनास्टोमोसिस सिनोसिस है। और पल्स डिसअपियर और सडन डिक्रीज इन कैलिबर। यहाँ पे आए हो आप, जिस जगह पे स्टिनोसिस होगी यहाँ से फील करते आए हो, यहाँ पे आए हो, तो वहां पे पल्स डिसअपियर हो जाएगी और सडन डिक्रीज इन कैलिबर। तो वो एरिया आपको स्टिनोसिस का होगा जहाँ पे पल्स बिल्कुल डिसअपियर होगी। उससे पहले स्ट्रांग पल्स थी और इस एरिया पे पहुंचते हो तो पल्स डिसअपियर हो जाती है। दैट वुड मीन कि वहां पे स्टिनोसिस है। पार्शियल स्टिनोसिस है तो थ्रिल रहेगी मगर ये पल्सेशन जो है यहाँ पे पल्सेशन होगी, यहाँ पे लोकलाइज स्ट्रॉन्ग थ्रिल होगी। जी अगर कंप्लीट स्टिनोसिस है तो थ्रिल एब्सेंट हो जाएगी और हाइपर पल्साटाइल। पल्सेटाइल होगा। उसके अलावा क्या देखना आपने? हम्म? अगर ये थ्रिल यहाँ पे एब्सेंट मिलती है, जी स्ट्रॉन्ग पल्स मिलती है, तो उसके अलावा आपने एडीमा देखना है, डिस्टल एडीमा देखना है, अगर कोलेट्रल स्टैंड कोलेटरल सर्कुलेशन देखनी है कि कोई कोलेटरल्स बनी है कि नहीं बनी। कोलेटरल थेरेटिकली बनी नहीं होगी, अगर कोलेटरल्स बनी होती तो थ्रिल डिसअपियर नहीं होनी थी। जी ये यही दिखाया है। अगर जक्स्टा एनास्टोमोसिस सिनोसिस है तो ये आपको प्रेस करने से ये एनगाज, ये एरिया जो है एनगाज नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, पल्स नहीं बढ़ेगी।
दैट विल मीन स्टेनोसिस है। इसी तरीके से जैसे थ्रिल है वैसे ही आपकी इट विल करस्पॉन्ड टू दी ब्रूई। ब्रूई। ठीक है, नॉर्मली ब्रूई आपको ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों सुनाई दे रही हैं। जी। यहाँ स्टेनोसिस है तो सिर्फ सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक ब्रूई नहीं सुनाई दे रही। ठीक है। यहाँ आपने प्रेस किया है, ऑस्कल्टेट किया है, तो यहाँ पे कोई ब्रूई नहीं। ब्रूई नहीं आएगी। आपने प्रेस किया है, यहाँ ऑस्कल्टेट किया है, तो आपको ब्रूई स्टिल सुनाई दे रही है। तो दैट विल इंडिकेट कि भी एक्सेसरी वेन जो है प्रेजेंट है, जो कि ब्लड की फ्लो कंटिन्यूसली इधर के बजाय इधर से जा रही है, ब्लड इज फ्लोइंग, इसलिए ब्रूई आपको सुनाई देगी। जी। और अगर आपकी सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस है, एक तो आपने चेस्ट का एग्जामिनेशन अपर चेस्ट का कि ओल्ड कैपिटल इंसर्शन साइट देखनी है, ये जैसे नजर आ रहे हैं आपको। कार्डिक पेसमेकर वाला चेक करना है, नेक वेन्स की कोलैटरल वेन्स देखनी है, और थ्रिल और ब्रूई फील करनी है अपर चेस्ट में भी। आपको देखना है कि सारा बाजू जो है यहाँ पे इसके मुकाबले में ये स्वोलन है। ऑस्कल्टेशन पे एंटायर एक्सेस पे आपने सुननी है। अगर आपको एक्सिला तक सुनाई दे रही है तो इट मींस वेरी गुड फ्लो। ठीक है, उसका ब्रूई का कैरेक्टर देखना है आपने करेक्ट डीलर कि लो पिच है या हाई पिच है। लो पिच ब्रूई कैसी होती? लो पिच ब्रूई आवाज सुनाई दी है? जी सर। जी हाँ? हाँ जी सर। ये तो लो पिच थी। और हाई पिच और सिर्फ सिस्टोलिक होगी। जी सर। टाइमिंग भी देख रही है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों फेजेस में है, ये सिर्फ सिस्टोलिक है। और इंटेंसिटी देखनी है, लाउड है या लो इंटेंसिटी है, सॉफ्ट और मफल्ड है। यहां अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा यहाँ पे? ब्रूई नहीं होगी। ऑस्कल्टेशन पे एब्सेंट ब्रूई। एब्सेंट होगी। ठीक है, पार्शियल है तो सिर्फ सिस्टोलिक ब्रूई सुनाई देगी। नॉर्मली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। दोनों सुनाई देंगी। और उसके बाद अगर हिस्ट्री है कि 15-20 साल 10-15 साल हो गए हैं इसको डायलिसिस पे, फिस्टुला इस्तेमाल होते होते, तो कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर कोई इंडिकेशन है तो उसके लिए एग्जामिन करना है, और हार्ट फेलियर के लिए एग्जामिन करना है पेशेंट को इफ इंडिकेटेड। हर पेशेंट में जरूरत नहीं है आपको। अब आपने मुझे बताना है क्या नजर आ रहा है? पहले में तो स्कारमार्क नजर आ रहा है, उसके अलावा एडिमा डायलेटेड नजर भी आ है रहा सर, स्वेलिंग भी है। हम्म? सर स्वेलिंग है, मार्क्स है, हाँ। नीडल मार्क्स भी है, ए में स्कार्स क्या भी है? है। ए में ए सर में क्या स्कार है? मार्क्स है। हम्म? नी सर स्कार मार्क्स है और नीडल मार्क्स हम्म। भी है। और ये एडिमा भी है, स्वेलिंग हुई हुई है। और नीडल मार्क्स में जी ये सर, आपको पस नजर आ बिल्कुल रही है। नीडल मार्क्स भी ठीक है। है, कैनुलेशन साइट्स में इन्फेक्शन नजर आ रही है। और इस साइड पे सर यहाँ पे भी स्वेलिंग है, रेडनेस स्वेलिंग है। है, ये सारी जी सर, स्वेलिंग है, रेडनेस रेडनेस भी भी है। है और जी पस भी है। यहाँ पे एब्सेस बना हुआ है, जी बिल्कुल यहाँ ठीक है। पे सुपरफिशियल इन्फेक्शन है। ठीक है जी सर। Next. सर यहाँ पे भी रेडनेस है। अच्छा नहीं। ये वाला ये रेडनेस है, जी सर। और ये वाला पोर्शन स्वेलिंग नजर आ रही है। जी ठीक है, ये इसका स्कार मार्क है। यहाँ पे रेडियोकेफेलिक फिस्टुला है, ये स्वेलिंग ऑफ द आर्म है, अपर आर्म में, और रेडनेस है। और पेल्पेशन पे टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है और टेंडरनेस हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है। यहाँ पे क्या है?
लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में। सो यहाँ पे भी रेडनेस है, हम्म इन्फेक्शन हुआ हुआ है और एक्सुडेट्स भी है। एक्सीडेंट नजर आ रहा है आपको। अच्छा, इसमें स्पेशल चीज क्या है सिल्वर सा हुआ है स्किन जो कि है। आपको नहीं देखी आपने हाँ कि ये वाला जो फिस्टुला है यहाँ पे, ये बटन होल टेक्निक से इस्तेमाल हो रहा था, जी ठीक है, क्योंकि सही है। एक ही पंक्चर साइट वेन के लिए यहाँ पे है और ये आरटी के लिए है। इसी होल में से वापस हर दफा डायलिसिस पे उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है, वो ब्लंट नीडल, जो बटन होल टेक्निक में ब्लंट नीडल यूज होती है, ये वाली जो हम यूज करते हैं शार्प वाली, वो नहीं इस्तेमाल होती। और उसके लिए आपने ये स्कैब थोड़ा सा ऊपर बनता है, वो रिमूव करके उसी होल में से उसी डायरेक्शन में जाना होता है। जी मगर यहाँ पे दोनों होल्स के इर्द गिर्द ये रेडनेस नजर आ रही है आपको, और ये थोड़ी सी ये पस भी नजर आ रही है यहाँ पे। जी ठीक बिल्कुल है, इन्फेक्टेड एवी फिस्टुला, स्पेशली दी कैनुलेशन साइट जो है। बिल्कुल ठीक है। जी, जी बोलते जाओ। सर लिम्ब से यहाँ इसमें भी लिम्ब एडिमा है, स्कार मार्क्स है, प्रीवियस वेस्कुलर एक्सेस साइट जो है जो उसके नीडल मार्क्स है ये यहाँ पर। जी सबक्लेवियन सर, कैस्ट्राइजेशन के मार्क्स हैं। ऊपर नेक के ऊपर भी है। ये ये स्कार स्कार मार्क मार्क है है यहाँ एवी पे। फिस्टुला के लिए। तो कौन सा फिस्टुला होगा? ब्रेकियोकेफेलिक। बेजो कैफेलिक। ठीक है। जी सर। और तीसरी चीज, तीसरी चीज सर टॉर्चुअस वेन्स में नजर आ रही है एक्सिला के पास। ये थोड़ी सी टार्चुस वेन नजर जी आ बिल्कुल रही है। ऐसे ही है। ये इधर भी, इधर भी, इधर भी। जी ठीक है। अब चौथी चीज, आप इस आर्म की स्वेलिंग को उस वक्त तक नहीं कहोगे जब तक ये दूसरा आर्म जो है कंपेयर कंपेयर नहीं नहीं करोगे। करें। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो जी अदरवाइज इट लुक्स लाइक इट इज स्वोलन है, यहाँ टार्चुस वेन्स है, प्रीवियस स्कार है, यहाँ पे भी, यहाँ भी देख सकते हो ये भी जी यहाँ वेन जो है नहीं डायलेटेड नेक है पे भी यहाँ है। भी। तो ये सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है ड्यू टू प्रीवियस कैनुलेशन। जी ठीक है। जी, यहाँ पे भी प्रीवियस वेस्कुलर एक्सेस स्कार मार्क्स है, नेक पे भी है और कहाँ पे है? फ्रंट चेस्ट पे भी है। नेक में भी है और और फ्रंट सबक्लेवियन चेस्ट भी पे है। भी है, सबक्लेवियन भी है। जी सर। और उसके अलावा ये ये इससे प्रोमिनेंट वेन्स भी है। जी कोलेक्टरल वेन वेन्स। प्रोमिनेंट नजर आ रही सेंट्रल है। वेनस ठीक है, थ्रोम्बोसिस को शो करेगा ये। प्रोमिनेंट वेन नजर आ जी रही है बिल्कुल प्रोमिनेंट वेन्स है। और ये आपके प्रीवियस स्कार वेन्स। मार्क नजर आ रहे हैं। और बाजू की थोड़ी सी स्वेलिंग है, जी बिल्कुल है। मगर ये उतनी डायलेटेड टार्चुस वेन्स उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये वाला जो है, ऐसी सिचुएशन में आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी? पार्शियल सीवीटी। हाँ जी, पार्शियल सेंट्रल वेन थ्रोम्बोसिस। नहीं, यहाँ पे आपने सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, जी स्टेनोसिस या हाई फ्लो एवी फिस्टुला। जी ठीक है। ठीक है, हाई फ्लो एवी फिस्टुला में भी चूंकि फ्लो ज्यादा होगी तो उसमें भी कोलैटरल वेन डेवलप हो सकती हैं, बट दे मे नॉट बी दैट प्रोमिनेंट एज इन केस ऑफ सेंट्रल सेंट्रल वीनस वेनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? जब आप फील करोगे, पल्पेट करोगे, तो ब्रूई आपको, और थ्रिल और ब्रूई जो है बहुत ही प्रोमिनेंट, बोथ मशीनरी मरमर सुनाई देगी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अगर हाई फ्लो है। जी ठीक है। और अगर सिनोटिक है या थ्रोम्बोटिक है तो आपको सिर्फ सिस्टोलिक सिस्टोलिक होगा। ब्रूई सुनाई दे सकती है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों में ये जरूरी है, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो वो आपको फ्लो जो है ज्यादा मिलेगी हाई फ्लो में, और सिनोटिक या थ्रोम्बोटिक में कम कम मिलेगी। मिलेगा। ठीक है। ये भी है। इंगॉइज्ड टॉर्चुअस वेन्स है ये थ्रूआउट द इंटीरियर एब्डोमेन, स्कार मार्क है लेफ्ट अपर सबक्लेवियन एरिया के अंदर। बायलैटरल बायलैटरल यहाँ भी स्कार यहाँ पे भी मार्क है, स्कार मार्क है, दूसरी साइड पे भी यहाँ भी स्कार मार्क स्कार है। मार्क है, जी यहाँ और भी नीडल्स बैंडेज भी लगी है। हुई थी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी स्कार मार्क स्कार है। मार्क है बिल्कुल सर।
और ये सारी सेंट्रल वेनस डायलेटेड वेन। थ्रोम्बोसिस, डायग्नोसिस सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं, नहीं, सेंट्रल कहाँ तक, सेंट्रल ये कहाँ तक, सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। सुपीरियर वेना कैवा भी जी सर ऑब्स्ट्रक्ट हो बिल्कुल। गया हुआ है जहाँ पे, जिसकी वजह से इन इन वेन्स में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगी, सर पूलिंग ऑफ ब्लड होगा इसके अंदर। हम्म? सर इन सारों में पेंटकोस्ट के साथ सोचे तो फिर ब्लड फ्लो क्या होगी, डायरेक्शन, अब डायरेक्शन सर बिलो अपवर्ड्स, हाय हाय हाय, अपवर्ड अपवर्ड्स। थ्रोम्बोस उसमें स्पिरिट वेना कैवा में जाना है। हम्म? सर नहीं, क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। इन वेन्स में जी ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स ऊपर से लो नीचे आ रहा है। अगर स्पिरिट सर वो वेना कैवा थ्रोम्बोसिस है तो ये एरिया जो है स्पिरिट वेना कैवा में तो ड्रेन नहीं कर हाँ सकता, जी तो फिर यहाँ पे नीचे इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करेगा, तो ये ब्लड फ्लो ऊपर से तो ये नीचे ऊपर से आएगा। नीचे आएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है बिलो फ्लो टू की इस अपवर्ड्स, एरिया में, है, बिलो टू अपवर्ड्स। हाय, और कोई, नॉर्मली ब्लड फ्लो क्या होती है इस जगह की वेन को, कौन सी वेन होती है, हाइपोगैस्ट्रिक वेन होती है यहाँ पे, हम्म, यार बोलो ने, सर म्यू वालों से पूछ रहे हैं। नॉर्मल ब्लड फ्लो इस जगह वेन्स की क्या होती है, नॉर्मली सर भी अपवर्ड्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, नहीं बेटे, ठीक है ठीक है। अबव डाउनवर्ड्स बिलो द एब्डोमेन, लोअर हाफ, लोअर हाफ जो है वो इंफीरियर वेन केवा में ड्रेन करता है, ये हाइपोगैस्ट्रिक वेन जो है यहाँ पे होती है, तो वो ड्रेन इनटू दी फेमरल वेन, ठीक है। ठीक और है ये वाला जो अपर है, ये वाला एरिया जो है वो स्पिरिट वेन केवा में ड्रेन करता है, यहाँ अपवर्ड्स और यहाँ डाउनवर्ड्स, नीचे नीचे डाउनवर्ड्स वाले में होती है, डाउनवर्ड्स, ठीक और है सर। यहाँ चेंज डायरेक्शन की यहाँ पे होगी, नॉर्मली यहाँ फ्लो इज अपवर्ड्स, मगर इस स्पिरिट वेन केवा थ्रोम्बोसिस में यहाँ भी फ्लो डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स हो होगा। जाएगी, ठीक है। ये डायलेटेड वेन यहाँ भी नजर आ रही है जी आपको, बिल्कुल है। ये सारे, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा निकाल चुकी, तो इसका मैं फेस भी दिखाता हूँ, यहाँ क्या है, सर यहाँ पे भी स्कार मार्क है, ब्रेकियोकेफाली की जो स्वोलन है, लेफ्ट राइट आर्म जो है वो स्वोलन है। और ट्रांसपोज देखो अभी जो, जी, राइट आर्म स्वोलन नजर आ रहा है जी आपको, सर बिल्कुल है। ठीक है, कंपेयर टू लेफ्ट आर्म, लेफ्ट वन और स्कार मार्क है। स्कार मार्क है, जी सर स्कार मार्क के साथ आपने मुझे एडिशन बताना है, ट्रांसपोज्ड है फिस्टुला सर, कौन सा है, ट्रांसपोज्ड ट्रांसपोज, ब्रेकियोकेफालिक ब्रेकियो, सर, ब्रेकियोकेफालिक ब्रेकियो, ब्रेकियो, ब्रेकियोबेजालिक, ब्रेकियो ट्रांसपोज्ड बिजैलिक, ब्रेकियोबेजालिक। ट्रांसपोज ब्रेकियो बिजैलिक, ठीक है। ये आपने बताना है कि ये ब्रेकियो बिजैलिक फिस्टुला का स्कार है, और यहाँ पे एडीमा है, और ये रेडनेस भी नजर आ रही थोड़ी सी इस एरिया में, और यहाँ ये हो सकता है स्कार मार्क नहीं, जी सर वो थोड़ा सा कपड़ा पीछे करके देखना पड़ेगा, यहाँ ये आपकी टॉर्चुअस वेन्स है। टोक्स के क्वेश्चन है, जी सर बिल्कुल। सर राइट वाली जो जी, इसमें टॉर्चुअस वेन्स है, एक स्कार मार्क भी है सबक्लेवियन एरिया के अंदर, और एक्सिला तक टॉर्चुअस वेन्स है, इवन ऊपर भी आ रही है, नेक पर भी आ रही है, अपर चेस्ट ये इंटायर है, अपर चेस्ट। ये स्कार है, जी यहाँ सर पे, स्कार मार्क्स है यहाँ बिल्कुल। पे है स्कार जी मार्क है, बिल्कुल। ये एडिमा तक ये नीचे एडिमा है तक हुआ हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये अगेन सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, जी,
सर पिगमेंटेशन है, थिनिंग है, ये भी बटन होल है सर, बटन होल टेक्निक के थ्रू यूज़ कर रहे हैं इसको। लेफ्ट वाले में, जी सर, लेफ्ट वाले राइट में। वाले में। राइट वाले के अंदर स्किन स्किन थिनिंग है और यहाँ क्या शाइनी नजर है। आ रहा है आपको? सर कलर चेंज है, शाइनी भी है और थिनिंग भी है स्किन की। और सर इंड्यूरेटेड एरिया। डायलेटेड बैलून बना हुआ है, वेन जो है आपकी जी सर। बैलून की तरह ब्लो आउट हो रहा है, एनोरिज्म बना हुआ है स्मॉल जो है। ये भी एनोरिज्म है, यहाँ भी सूडो एनोरिज्म जैसे जी सर ठीक ये है। वाला सूडो एनोरिज्म और एनोरिज्म में क्या डिफरेंस होता है? हम्म? सर आप एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं या वैसे पूछ रहे हैं? वैसे पूछ रहा हूँ डेफिनेशन में। सर तीनों वेसल्स जो है, अगर तीनों लेयर्स ब्लड वेसल के इन्वॉल्व है तो वो ट्रू एन्यूरिज्म होता है। अगर कवर्ड बाय दी तीनों जी सर। एडवेंटिशिया, मीडिया और एंड एक्सटेरा एंटीमा की एंटीमा। बैलूनिंग आउट ऑफ दी वॉल जो है, जी वॉल सर। की बैलूनिंग आउट हो जाती है, जी तो ठीक है। वो तीनों लेयर जो है इंटेक्ट रहती हैं। जी और सर। सूडो एनोरिज्म में ब्रेक हो जाती है। कोई वॉल में ब्रीच हो जाए तो ब्लड उसमें से लीक करके स्वेलिंग कर देता है, तो इट मे नॉट बी लाइंड बाय ऑल थ्री लेयर्स में भी, जस्ट ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है वो लेयर होती है। तो ये वाला जो है शाइनी स्किन है, जी सर। नीचे नेक्रोसिस हुई है, इधर लेफ्ट अपनी इस पे भी ये नेक्रोसिस हुई है एरिया जो है ना, ठीक है। और ये वाला भी रेडी टू रप्चर। जी टैटू मार्क्स। सर स्कार मार्क है, एन्यूरिज्मल हाँ, डायलेशन है, टैटू मार्क्स है। कौन सा फिस्टुला है? रेडियो के पैलिक सर। रेडियो का पहले। रेडियो के पैलिक। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये वेन डायलेट हो गई है, या हाई फ्लो फिस्टुला है? सर एग्जामिन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें वो करेगा ना, आप आर्म्स वगैरह नहीं है इसमें, ये हैंड्स वगैरह नहीं है इसमें। जी ये हैंड्स वगैरह करना सर पीछे सर पीछे की है। मैं तो कहती हूँ ऑक्सीडेट करेंगे। सर यस, ऑक्सीडेशन पे क्या है? नहीं पता। ऑगमेंटेशन इसकी करोगे? नहीं नहीं सर, पहले ही हम ऑगमेंट तो हुआ नहीं हुआ है। करेंगे सर, हम नहीं करेंगे, शायद म्यू वाले करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, बताएं भी। मोस्ट लाइकली क्या है? आउटफ्लो, हाई आउटफ्लो है या सर हाई 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 फ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबल मगर है। आपने बताना है ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है। नहीं पता। सर हाई फ्लो लग रहा है। अगर ये डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो इस केस में, इस शॉर्ट केस में पास नहीं होगे। अच्छा, यहाँ पे नीडल पंक्चर साइड पे ये थोड़ी सी रेडनेस नजर आ रही है, जी सर बिल्कुल। वो भी बतानी है। और ये आपकी मार्कली डायलेटेड टार्क्यूस वेन है इंक्लूडिंग द एनास्टोमोसिस, जी सर। है ना, वो भी है जी। यहाँ पे, यहाँ पे स्टेनोसिस हो सकती है ठीक है। या बहुत हाई फ्लो हो सकती है, जी दोनों वजह से ये वेन डायलेट हो सकती है। मोस्ट लाइकली नहीं पता, नहीं सर नहीं पता। नहीं पता। ये पेशेंट का आर्म आर्म रेस एलिवेट किया है करेंगे। आपने, हाँ? इस जी सर पेशेंट का हम देखेंगे। आर्म रेस किया, तो ये क्या हुआ? स्वेलिंग खत्म हो गई है। सेल एन्यूरिज्मल जो है डायलेशन, इसका मतलब है कि हाई फ्लो थी। हाई फ्लो थी। अब अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई फ्लो हो, जी इट मे टेक लॉन्गर टाइम टू एम्प्टी। जी सर ठीक है। ठीक है, एक तो ये आर्म रेजिंग टेक्निक जो है यूज करनी। ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें इंडिकेट कर रही है कि कोई
कोलेटरल वेन नजर नहीं आ रही, जी सर बिल्कुल। ठीक है। और अगर थ्रोम्बोसिस होती यहाँ पे तो कुछ ना कुछ हाथ का एडीमा भी होना था, बिल्कुल सही सर। होना चाहिए था। जी हाथ बिल्कुल का ठीक। एडीमा नहीं है और कोई भी कोलेटरल वेन नहीं है, बिल्कुल ठीक। मगर ये वाला जो साइन जो है हैंड का एडीमा और कोलेटरल वेन जहाँ पे आप sometimes you can still have those dilated veins जी and edema of the hand जो है, क्योंकि इस एरिया की वेन जो है वो इस वेन में ड्रेन कर रही है। जी सर। जब इस वेन में ड्रेन करेंगी तो प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे इस एरिया में वीनस प्रेशर क्या होगा, इससे कम हो जाएगा अगर ड्रेन हो जाएगा इस आ एरिया से तो। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा सर इस वक्त अगर ज़्यादा है हाई जब फ्लो है हम, तो अगर हाई फ्लो तो ज़्यादा होगा सर। ज्यादा जी होगा। बिल्कुल। तो यहाँ वाली वेन जो है उसमें अगर ओपन भी है तो ड्रेन करना उनके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर एरिया में ड्रेन नहीं कर सकेंगी, उससे यहाँ भी एडीमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। जी सर। और इस वजह और कोलेटरल जो है यहाँ के वजह ज्यादा ऊपर बांध सकती हैं, जैसे वो एक बाजू मैंने दिखाया था पहले केस में। मगर ये इसके लिए टेस्ट थी आर्म रेजिंग टेस्ट, जी सर। ये वाला देखा है यहाँ पे, ठीक है। और रेज किया तो ये वाला पोर्शन ये सारा एम्प्टी हो गया। ब्लू थंब। यहाँ भी क्या है, सर इनगॉर्ज्ड वेन्स है और एन्यूरिज्मल ये पहले डायलेशन है नंबर और पे ये स्कार मार्क है, जी सर स्कार स्कार मार्क है, जी फिस्टुला का एन्यूरिज्म है इस एरिया में, जी। और और कोलेट्रल वेन्स है और डायलेटेड वेन्स है कौन। डायलेटेड वेन्स बिल्कुल। हैं। और ये मोस्ट अब लाइकली इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। हुआ कि स्टेनोसिस। या तो ये साइड टू साइड एनास्टोमोसिस था, ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से एनास्टोमोसिस से आर्टरी से ब्लड जो है इधर को डाइवर्ट हो गया, जी सही है। ठीक है। प्रॉक्सिमल कहीं थोड़ी बहुत ही नैरोइंग स्टेनोसिस होगी तो ये ब्लड सारा इधर को चल गया। अब इस थंब की वेन जो है वो इस एरिया में ड्रेन कर रही है, इन वेन्स में, तो उसकी वजह से थंब का एडीमा हो सकता है और उसकी वीनस स्टेसिस की वजह से डिस्कलरेशन हो सकती है, जिसको बोलते हैं बिलू थंब सिंड्रोम। बिलू थंब हो सकता है इसकी वजह से, वीनस हाइपरटेंशन की वजह से और वीनस स्टेसिस की वजह से स्वेलिंग और डिस्कलरेशन हो सकती है, जी। ठीक है। एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म बना हुआ। अब इसको भी सिनोसिस को चेक करने के लिए आर्म को रेस करोगे तो ये आपका फ्लैट हो जाएगा। ड्रेन हो ड्रेन हो जाएगा। जाएगा। मगर एन्यूरिज्म होते हुए भी अगर आर्म रेस करोगे तो ड्रेन नहीं होता, तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी फिर सर। ये स्वेलिंग खत्म नहीं होती आर्म रेस करने से भी, तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। या स्टेनोसिस। थ्रोम्बोसिस है, वेन थ्रोम्बोसिस थ्रम्बस मोस्ट बना लाइकली। हुआ है इसमें। जी सर। मगर अब एक एन्यूरिज्म विदाउट थ्रोम्बोसिस और एन्यूरिज्म विद थ्रोम्बोसिस ऑन पैल्पेशन यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। एन्यूरिज्म को भी आपने पैल्पेट करना है देखने के लिए, इट कुड बी पार्शियली थ्रोम्बोज, कंप्लीटली थ्रोम्बोज, और जरूरी नहीं है कि हर इस तरह की शक्ल जो है कुड बी ड्यू टू ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो चीज देखनी है आपने। ये सर ये भी स्कार मार्क है, नीडल मार्क से एन्यूरिज्मल डायलेशन है, रेडनेस हुई हुई है, थिनिंग ऑफ स्किन है, और नीडल मार्क्स भी है और और ऊपर कोलेट्रल्स भी है, कोलेट्रल्स भी है। डायलेटेड वेन्स भी डायलेटेड यहाँ वेन्स है भी नजर बिल्कुल, आ ऊपर रही है एक्सिला आपको, में भी है। ये भी जी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है। जी। तो इसको भी आउटफ्लो से देखना है, यहाँ भी इसी तरीके से आउटफ्लो, ये वाला सो ये नेक्रोज्ड एरिया है और नेक्रोस सोलन एरिया भी है, डिसकलर्ड भी है, शाइनिंग डिस्कलर्ड भी है, एच शाइनी है, स्किन भी है। शाइनी है। जी सर। ये एन्यूरिज्मल डायलेशन है, स्कार मार्क है। अब
यहाँ देखो, अगर आप Throughout the उंगली neck. से इस एरिया को फील करते आ रहे हो, जी यहाँ आए तो सडनली डिप हो गया, डिप आ जाएगा, बिल्कुल उसके सही, बाद फिर यहाँ आके यहाँ पे इंक्रीज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल डिप हो जाए। तो स्टेनोसिस। यहाँ पे और यहाँ पे आपको थ्रिल और ब्रूइज ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, स्टेनोसिस की वजह इस से। एरिया में और इस एरिया में। जी यहाँ सर। पे ब्रूई और थ्रिल कम होगी क्योंकि फ्लो जो है कम हो गई हुई है प्रेशर की वजह से। और अगर इस आर्म को रेज करोगे, जी अगर ये एम्प्टी नहीं नहीं होता होगा ड्रेन, तो दैट विल कंफर्म कि भी ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन है, जी सर बिल्कुल, ये तो आसान था, एनोरिज्म, सारा पढ़ाना है 1 2 3 4 5, ये छोड़ दें आप, सर्जरी वालों का है कि टाइप्स एनोरिज्म की 1 2 3 4। 4। ये एन्यूरिज्मल डायलेशन है, लेफ्ट हम्म, आर्म स्वोलन भी है। हाँ, खाली नहीं, एनोरिज्मल डायलिटेशन जी और टॉर्चुअस वेन, वेन जो है टॉर्चुअस है, टॉर्चुअस है बहुत ज्यादा। जी सर बिल्कुल। एनास्टोमोसिस की भी एनोरिज्मल डायलिटेशन है। और स्कार मार्क्स है, और वाइट वाइट जी, कलर का क्या है ये, और स्वेलिंग भी है सर लेफ्ट आर्म की, स्वेलिंग भी है और डिस्कलरेशन भी है। कलर जो है इस बाजू के मुकाबले में थोड़ा ब्लूइश है। बिल्कुल सर ब्लूइश है, और और कंजेस्टेड वेन्स है ऊपर तक टिल द नेक एंड एक्सिला, इस पेशेंट की यहाँ भी आपको, ये भी वेन जा रही है, जी सर ये बिल्कुल, भी आ रही है, इसको यहाँ भी आपको ब्रूई नाई दे सकती है। ठीक है। ठीक है, अब ये वाला जो है हाई फ्लो होगा या आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये हाई फ्लो हो सकती है, ये हाई फ्लो हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं है। अच्छा ठीक है सही है, ये वाली जो डायलिटेशन और टॉर्चुइसिटी जी जी हाई फ्लो की वजह से आई है, और फिस्टुला के ऊपर इतनी डायलिटेशन हुई है। जी ठीक है, ये वाली फ्लो जो है, और ये भी, और ये वाली वेन जो है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा है तो ये वेन उसमें ड्रेन नहीं हो रही, जो मैंने पहले बात की है। जी ठीक है, और ये वेन भी स्टेसिस की वजह से, इस हाई प्रेशर में चूंकि ये वेन ड्रेन होनी है तो वो ड्रेन हो नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पे वीनस स्टेसिस और वीनस हाइपरटेंशन होगी। ठीक ठीक है, तो इसको भी आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? है। आर्म लिफ्ट पहले नंबर पे इस पे ब्रूई फील करोगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग थ्रिल होगी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ब्रूई भी स्ट्रॉन्ग होगी, जी यहाँ तक सुनाई देगी आपको ब्रूई जो है। ठीक है, ठीक है, और अगर ब्रूई नहीं है, थ्रिल नहीं है और बहुत स्ट्रांग पल्सेशन है, देन इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। जी ठीक है, दूसरी चीज, आर्म रेस करने से अगर एम्प्टी हो जाती है एम्प्टी हो जाएगा, तो हाई फ्लो। हाई फ्लो है। सर जो डिस्कलरेशन हो रही है वो वीनस स्टेसिस की वजह से है, ये वाली वीनस, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वीनस स्टेसिस और वीनस हाइपरटेंशन, ठीक है, दोनों चीजें हो जाएंगी ना, क्योंकि ये वेन में प्रेशर भी बढ़ जाएगा जब यहाँ वीनस प्रेशर ज्यादा होगा, जी ठीक है सर, तो उसकी वजह से ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि वीनस स्टेसिस भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। जी सर, और ये जो टॉर्चुइसिटी, ये सारी विदाउट एनी कोलैटरल, यहाँ पे बिल्कुल कोलैटरल यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सर ऐसे ही, ठीक है, अगर ये सीरियस होती तो यहाँ भी कोलैटरल आ जानी थी, इस एरिया में भी कोलैटरल आ जानी थी। ठीक है, तो ये मोस्ट लाइकली हाई फ्लो है, ठीक है। कंफर्म करना पड़ेगा। ये सर ये भी एन्यूरिज्मल डायलिटेशन है, टॉर्चुअस है, टॉर्चुअस है, और इसके अंदर कोलैटरल्स भी नजर आ रहे हैं, डायलेटेड वेन्स है, बहुत थोड़ी नजर आ रही है। जी ये एक्सिला चीज के आपको पास, डिफरेंशिएट करना है इस चीज में, कि जी ये वाली वेन जो है टार्चुस नजर आ रही है हाई फ्लो की वजह से, जी बिल्कुल कि सही, इसमें भी अच्छा फ्लो ज्यादा है, तो ये बाकी जो वेन है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर ये ज़्यादा हो वेन जो जाएगा, है, ये वेन जो है इसमें एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है बिल्कुल, उसकी भी थोड़ी सी डायलिटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड होता यहाँ पे, जी तो ये बाजू सोलन होता, स्वोलन होता। ठीक है, हालांकि इसकी भी जैसे पहले केस में दिखाया था कि इसकी वीनस स्टेसिस हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, मगर इस केस में
ना वीनस वो नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, विच इज मोर लाइकली आउटफ्लो इसलिए। और दूसरा ये एब्रप्टली एंड नहीं हो रहा, ठीक है, ग्रेजुअली टेपर ऑफ हो रहा है, टेपर ऑफ हो रहा है। और उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक टेपर ऑफ हुआ है, जी सर। ये वाला डायलेटेड है यहां से लेके यहां तक। ठीक है। अब यहाँ पे गए हो आप, ये सडनली डिप हो गया यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर थ्रिल नहीं है, पल्सेशन है स्ट्रांग, ब्रूई नहीं है, तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह ये वाला यहाँ पे फिस्टुला बना हुआ था, यहाँ आके ये सडनली यहाँ पे खत्म हो गया। अब आउटफ्लो हाई फ्लो होती तो ये ऊपर तक डायलेटेड होना था, जी जी बिल्कुल सही है, ठीक तो ये यहाँ तक अगर है अगर, तो इसको भी दोनों चीजें वो आर्म रेजिंग टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, ये देखने के लिए कि ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है या हाई हाई फ्लो फ्लो। फिस्टुला है। जी सर बिल्कुल। ये सर ये भी एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्मल डायलिटेशन जी और टॉर्चुअस वेन, ठीक है। जी सर। और ये वाली कोलेटरल जो नजर आ रही है, जी सर ये भी इस वजह से ये नजर आ रही होगी कि इसमें एंट्री नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है। जी। तो ये भी हाई फ्लो। हाई फ्लो हो सकता है। हाई फ्लो एन्यूरिज्म जी एंड हेमाटोमास। सर एन्यूरिज्मल डायलिटेशन है फर्स्ट वाली में, नेक्रोज हाँ। भी है, डिस्कलर्ड भी है, शाइनी भी है और शाइनी स्किन भी है, डिस्कलरेशन और भी है। यहाँ पे सडनली डिप सडनली हो सडन रहा डिप है, है, सडन डिप है। सडन डिप है, ठीक है। तो ये पोस्ट सिनोटिक डायलिटेशन हो सकती है, यहाँ सिनोसिस हो सकती है। बिल्कुल सर। इधर क्या है, हेमाटोमास बने हुए हैं, ब्रूजेस है। ये मतलब ब्रूजिंग है। ये सर ये एन्यूरिज्मल डायलिटेशन है और ये इसमें ऐसे स्पेसिफिकली टॉर्चुअस टिप है, नहीं है, टॉर्चर्स है और हाई और फ्लो लग रहा जितनी है जगह मोस्ट दिखाई लाइकली। गई है यहाँ आपको वो सडन टिप नहीं है कोई नजर भी, इस वजह नहीं से है। हाई फ्लो मोस्ट लाइकली है। हाई फ्लो ज्यादा चांसेस है, मगर हाई फ्लो के लिए यू वुड हैव लाउड लो पिच टू एंड फ्रो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्रूई, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सिर्फ आपको सिस्टोलिक होगी। ब्रूई एब्सेंट भी हो सकती है, ये भी वही केस है। अब ये क्लिनिकल फीचर्स, इनफ्लो स्टेनोसिस होगी तो क्या होगा, इन्फ्लोस्टिनोसिस होगी तो ब्लड फ्लो जो है वेन में कम होगी, वेन कम डायलेटेड होगी, पुअर फ्लो होगी, तो उसकी कैनुलेशन डिफिकल्ट होगी, कैनुलेशन डिफिकल्ट होगी, फ्लो कम होगी, तो प्री पंप आर्टीरियल प्रेशर को क्या होगा, फ्री पंप आर्टिकल प्रेशर कहाँ लिखा हुआ है? क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या है, दोबारा बताइएगा प्लीज। प्री पंप आर्टीरियल प्रेशर जो मेजर कर रहे हो आप, जी उसको सर। क्या होगा अगर इनफ्लो स्टेनोसिस है, फिर लो हो जाएगा। ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है। पंप तो चल रहा है मगर ब्लड उस स्पीड से नहीं आ रहा, तो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, जी सर बिल्कुल। ठीक है। पल्स कम होगी, ऑगमेंटेशन पुअर होगी, थ्रिल कम हो जाएगी वहां पे या खत्म हो जाएगी। इसी तरह ब्रूई जो है वो सिस्टोलिक हो सकती है सिर्फ। और आउटफ्लो स्टेनोसिस है तो उसमें क्या होगा, नीडल्स रिमूव करते हो तो ब्लीडिंग ज्यादा देर हो सकती है, ठीक है। फ्लो उसमें भी कम सकती है। यहाँ वीनस प्रेशर हाई हो सकता है क्योंकि फिस्टुला में प्रेशर ज्यादा होगा, आउटफ्लो स्टेनोसिस की वजह से, तो वीनस प्रेशर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। हाई हो सकता है। बिल्कुल सही। और स्टेनोसिस है तो हाइपर पल्सेटाइल होगा, थ्रिल डिसकंटिन्यूस होगी, और एट द साइड जो है इंक्रीज होगी, और ब्रूई भी जो है डिसकंटिन्यूस होगी, और एट द साइट जो है ज्यादा हो सकती है। सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस या थ्रोम्बोसिस में वो आपने आर्म कोलैप्स। देखा है कि क्या होगा प्रेशर। नो कोलैप्स। चले ये रेडनेस ऑफ फिंगर्स, अल्सरेशंस और गैंग्रीन है फिंगर की टिप के ऊपर। सर इसमें भी ब्लूइश डिस्कलरेशन है,
थंब की और फिंगर्स की भी। इस यहाँ पे बात भी में पेल भी है। कंपैरिजन किया हुआ है जी सर जी। बिल्कुल। और कोल्ड भी पेल है, होगा कोल्ड भी है, स्टील फिनोमेना, ये गैंग्रीन, और बाकी फिंगर्स की अल्सरेशन, डिस्कलरेशन है। डिस्कलरेशन। फिर से अल्सरेशन कहेंगे या नहीं? ये गैंग्रीन कह दिया तो फिर अल्सरेशन, ये थोड़ी सी यहाँ कह सकते हो अल्सरेशन भी है ये एरिया में, ये गैंग्रीन हो गई ना। जी सर ठीक है। हाँ, ये भी थोड़े से स्पॉट जो है गैंग्रीन वाले हैं, ये ठीक है, अल्सरेशन हो ये सकती अल्सरेशन होगी, सही है। है। कॉन्ट्रैक्चर फ्रॉम स्टील ये सिंड्रोम। क्ला हैंड डिफॉर्मिटी है इस्कीमिया की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टील सिंड्रोम की वजह से ये अल्सरेशन। क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। जी सर। स्टील सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन, 4। स्टेज 1 जी सर। क्या होगा? डायस्लिक फ्लो जो है वो रिट्रोग्रेड होगा। डिस्कलरेशन होगी, जी सर डिस्कलरेशन होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकता है मगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। 2, पेन हाथ होगी, को बाजू को एक्सर्शन, यूज पे, एक्सर्शन पे या डायलिसिस पे पेन होगी, सिम्टम्स होंगे, दैट इज स्टेज 2। स्टेज 3 ब्रेस्ट पे पेन। रेस्ट पे भी पेन होगी, और स्टेज 4 अल्सरेशन हो जाएंगी। ये आपकी स्टेज 4 है, ये भी स्टेज 4 है, ये स्टेज 2 भी हो सकती है 3 भी हो और सकती है। 3 भी हो सकती है, 2 3 तो 3 भी हो सकती है। ठीक है, ये भी स्टेज 4 हो जाएगी। ये इसे ब्रूज है बड़ा सा। इन्फिल्ट्रेशन हुई है, नीडल इन्फिल्ट्रेट की हुई है, हेमेटोमा बन गया। अच्छा, चले, ये एक मोटी सी टेक्निकल, आप जब पेशेंट नीडल से मूव करते हो, जी सर। आर्टीरियस और वेनस, कौन सी नीडल पहले रिमूव करोगे? वीनस पहले। वीनस पहले रिमूव करेंगे सर, और आर्टीरियल बाद में। वीनस पहले, वो क्यों? ठीक है। वीनस का कम होता सर है। वीनस का फ्लो कम होता है इस वजह से। नहीं, आपने वीनस रिमूव कर ली, इसको प्रेस किया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, फिर आपने आर्टीरियल निकाल ली और इसको प्रेस किया, जी बाद में आर्टीरियल नीडल को प्रेस किया तो फ्लो इसमें से कम थी, अब यहाँ पे प्रेस करोगे तो फ्लो कम हो जाएगी फिस्टुला में, तो अनलाइकली कि ये इस पंक्चर साइड से ब्लीडिंग हो जब आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो ब्लीडिंग को जी रोकने के लिए। अगर आपने पहले ये निकाली है, ठीक है, और फिर ये वेन की निकाली है और यहाँ पे प्रेस किया है, तो अंदर वेन के प्रेशर बढ़ेगा। और ये आर्टिकल फ्री होती जब बाद में वीनस नीडल निकालते हो तो यहाँ प्रेस करते हो है तो ब्लीड हो तो जाएगा वीनस प्रेशर आर्टीरियल से। बढ़ेगा इसके बिल्कुल सही अंदर, है सर। और फिर जब आर्टीरियल नीडल निकालोगे तो तो ब्लीडिंग उसकी ज़्यादा। ब्लीडिंग ज्यादा होने का चांस होगा। और एक चीज और जो यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि ये स्किन के अंदर पंक्चर है यहाँ पे, ठीक है, और ये फिस्टुला के अंदर भी लंबी नीडल से इतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर आपने इस स्किन वाले होल को प्रेस किया, यहाँ वाले को, जी तो उससे क्या होगा? स्किन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी। यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा बिल्कुल ब्लीडिंग और ज़्यादा इस हो होल में जाएगी। से सबक्यूटेनियसली ब्लड लीक कर सकता है। तो इसलिए सजेस्ट होता है कि 2 फिंगर यूज करें ताकि ये दोनों होल जो है कवर हो जाए। जी सर। ये इस तरीके से ब्लड जो है लीक कर सकता है। वो जो हीमोटोमा पहले बना था ये वाला, तो ये इस किस्म का था, इस जी सर। ये भी यही हुआ। क्या हुआ है, सर इसमें कैसे भी डिस्क्राइब करो? स्वेलिंग है, उसके अलावा सर ब्रूज है। मल्टीपल हाँ जी ब्रूजेस, ब्रूजेस है और स्वेलिंग ब्रूजेस। लार्ज एक्यूमोटिक एरिया आपको नजर आएगा, और थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो सकती है जब आप कंपेयर करोगे दूसरी साइड से। ये भी हेमेटोमा कह सकते हो या ब्रूज कह सकते हो या कीमोसिस कह सकते हो। ये क्या है? ओ निक्रोज एरिया से ब्लीडिंग है सर। ब्लीडिंग हो रही है।
जी सर ये पस्ट्यूलर अपीयरेंस है। है, वो तो सारा दिस इज सिरोमा। सिरोमा क्या है? सीरियस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन। ये बेसिलो बेसिलिक फिस्टुला है, ये लंग स्कार देख रहे हो, जी ठीक है। सर। तो इसमें वीनस हाइपरटेंशन की वजह से एक्सुडेशन सीरियस फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। सिरोमा और लिम्फोरिया भी हो सकता है। वो क्या होता है? सर जब लिम्फ वो आ भी जाए तो। इसलिए कि जब आपने डीप वेन को डिसेक्ट किया है, तो लिम्फेटिक्स आपकी डिसेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज खत्म हो जाती है। उसकी वजह से लिम्फोम वो इकट्ठा हो सकता है, तो लिम्फोरिया हो सकता है। या ये सीरस फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल आता है। सर ये नेक्रोसिस है। स्कार स्कार मार्क। मार्क है स्कार लंबा मार्क सारा, जी सर। ठीक वो है। इसलिए होता है बेसिलोबिसेलिक क्लोज एरिया। वीनस प्रेशर देखने के लिए हार्ट फेलियर भी हो सकती है अगर फिस्टुला की फ्लो रेट जो है 1 लीटर से 1500 ml से ज्यादा है, तो वो हार्ट फेलियर हो सकती है, स्पेशली पहले ही अगर कॉम्प्रोमाइज कार्डियक फंक्शन है। हाई आउटपुट फेलियर, फिस्टुला हाई फ्लो वाला है और कॉम्प्रोमाइज कार्डियक स्टेटस उसका, तो हार्ट फेलियर हो सकती है। हाई फ्लो फिस्टुला में क्या होता है? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज? हाई फ्लो फिस्टुला में हार्ट एंड बीट ऐसे होगा, वो हार्ट जो होगा वो रेज होगा। सर आर्म पल्स वॉल्यूम ज्यादा होता जी है, बिल्कुल। जॉर्ज स्पीड। टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। अब उसके लिए एक बेड साइड टेस्ट क्या है कि अगर आप पेशेंट की ईसीजी करो या पल्स रेट काउंट कर लो, उसके बाद फिस्टुला को प्रेस कर दो, ठीक है। ताकि जो फ्लो है वो खत्म, रुक जाए उसमें से। जी 10 सेकंड तक करके दोबारा पल्स रेट या हार्ट रेट जो है काउंट करो। जी। अगर 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा फर्क पड़ता है फिस्टुला एक्लूड करने से, तो दैट फिस्टुला इज हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर पेशेंट की पल्स रेट 120 था, आपने फिस्टुला को एक्लूड कर दिया प्रेस करके, दोबारा पल्स रेट देखा दूसरे बाजू पे, तो वो 100 हो गया, 120 से 100 हो गया, दैट मीन्स दैट फिस्टुला इज हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट। तो फिर आपने डिसाइड करना है कि अगर इस फिस्टुला को हमने ये बटन जो होल। है बटन होल। बटन होल जो है, ये बटन होल टेक्निक है। यस। आ तो बड़े पढ़ लिया। लास्ट क्वेश्चन जो आपका जो है एग्जामिनेशन में लेटेस्ट एक आखिरी जो है सेक्शन होता है, दैट इज द न्यू एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो एक्सेस में क्या एडवांसमेंट्स हैं? पहले नंबर पे तो ये परक्यूटेनियस एंडोवास्कुलर क्रिएशन हो रही है, जो आपका फिस्टुला की इंसिजन नहीं देते, ठीक है। और एवीजी ग्राफ्ट में नए जो है मटेरियल नए आ गए जो कम एलर्जिक होते हैं या थ्रोम्बोसिस जिनमें कम हो जाती है। कैथीटर में भी मॉडिफिकेशन आ गई है कि इसमें कोटेड आ गए हैं मटेरियल जो हैं, वो नए आ गए हैं। अनलॉक लॉकिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉकिंग सॉल्यूशन नए मटेरियल हैं और कोटेड मटेरियल यूज हो रहे हैं, जी सर बिल्कुल। ठीक है। एवी ग्राफ्ट में हैपनिन बॉन्डेड ग्राफ्ट, एक्सटर्नली सपोर्टेड ग्राफ्ट, अर्ली कैनुलेशन। बोवाइन ग्राफ्ट में अब वो नहीं यूज हो रहा है,
चलिए, दो चीजें आपके पास आ गई जो कैनुलेट करते हो जब वेन को, तो आपने रोप लैडर टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, बटन होल टेक्निक जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? स्पेशली होम हीमोडायलिसिस वाले जो पेशेंट जो सेल्फ कैनुलेशन करते हैं, जी तो वहां पे बटन होल प्रेफर की जाती है। एरिया टेक्निक दैट इज नॉट रिकमेंडेड। एरिया टेक्निक क्या है? ये है, ये कि एक ही एरिया में इस तरीके से पंक्चर करते जाते हैं, तो इससे क्या होगा? हाई चांसेस ऑफ एनोरिज्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो एरिया टेक्निक नहीं यूज करनी। और ये जो है रोप लैडर यानी कि पहले नीचे फिर ऊपर, रोप लैडर क्या है? से पहले नीचे फिर ऊपर ऊपर। रोटेट करना है आपने। ठीक है, जी ठीक एक ही जगह पे नीडल इंसर्ट नहीं करनी, नीचे से मूव करते जाओगे, नेक्स्ट टाइम उससे 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप उसके बाद 1 सेंटीमीटर और आगे, दोनों वेन्स को आपने रोटेट करना है, एक ही एरिया में कैनुलेट नहीं करना। दैट इज रोप लैडर जो है दैट इज प्रेफर्ड। उससे क्या होगा? डायलेट होगी तो सारी वेन डायलेट होगी, लोकलाइज डायलिटेशन नहीं होगी। जी सर। तो रोप लैडर टेक्निक यूज करनी है। बटन होल टेक्निक जो है आपने सेम साइड को सेम डायरेक्शन में नीडल डालनी है, ब्लंट नीडल डालनी है। होम डायलिसिस वाले जो सेल्फ कैनुलेशन वाले पेशेंट हैं उनको भी प्रेफर करते हैं। जी ठीक सर। है, और जो सेम एरिया वाली टेक्निक नहीं यूज करनी। जी ठीक सर। है, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चन जो है? एनी क्वेश्चन? कार्डियक फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन दो चीजें हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म यूज की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, जो हाइपरट्रॉफी ऑफ दी फ्लेक्सर रेटिकुलम, उससे आपका कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन थी। और ये पिक्चर्स मैंने इसलिए दिखाई हैं कि आपको ये केस जो है एग्जाम में आ जाए तो फिर इसके मुताबिक आप डिस्कस कर सकते हो। और आपने फिस्टुला जितने भी आपको मिलते हैं जी वो सर। एग्जामिन करने हैं। ठीक है सर। हर फिस्टुला का पेल्पेट करना है, उसको ऑस्कल्टेट करना है, ऑगमेंटेशन टेस्ट करना है। अगर किसी पेशेंट की भी स्वेलिंग थी तो आर्म रेजिंग टेस्ट करके देखना है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने। जी सर ठीक है। ठीक है, कोई कोई भी पेशेंट सिनोटिक आ सकता है तो उसकी ब्रूई और थ्रिल में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल ब्रूला की ब्रूई और क्या है? हाई फ्लो फिस्टुला की ब्रूई और थ्रिल क्या है? और आर्म रेजिंग टेस्ट करके देखना है। ये एग्जाम प्रैक्टिस करनी है आर्म रेजिंग टेस्ट की। और अगर कोई फिस्टुला वाला ये कॉम्प्लिकेटेड या फिस्टुला कोई मिलता है आपको पेशेंट, तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आना है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर ठीक कोई है। क्वेश्चन? नहीं सर। बाकी बात, जी सर। चलो ठीक, ओके। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।